नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मुस्लिम समाज में 3 तलाक को लेकर छिड़ी बहस आज और गर्म हो गई है। दरअसल लॉ कमीशन ने इस मामले पर देश भर से राय मांगी है, जिसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलकर विरोध में आ गया है। पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो 3 तलाक समेत शरिया के किसी कानून में बदलाव का विरोध करता है। पर्सनल लॉ बोर्ड का यह दावा है कि उसे मुस्लिम समाज के हर वर्ग का समर्थन हासिल है, लेकिन इस मामले पर मुस्लिम समाज बटा हुआ सा नजर आ रहा है। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे तौर पर या उसके कुछ पार्ट को लागू करने का मशवरा हुकूमत को दिया जाए। ये एक तरह की खयानत है, धोखाधड़ी है। लॉ कमीशन के इस सवालनामे का बाइकाट करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तल्ख तेवरों से साफ हो गया है कि उसे न तो 3 तलाक के कानून में कोई बदलाव मंजूर है और न ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए शरिया कानून में फेरबदल। दरअसल 3 तलाक के शरिया कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी 3 तलाक को खत्म करने का समर्थन किया। साथ ही लॉ कमीशन ने लोगों से 3 तलाक पर राय भी मांगी है। लॉ कमीशन ने कुल 16 सवाल पूछे हैं, जिनमें क्या 3 तलाक का चलन खत्म कर देना चाहिए या इसे बरकरार रखा जाना चाहिए, क्या 3 तलाक उचित संशोधनों के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए, क्या मौजूदा पर्सनल लॉ और प्रचलित रीतियों को संहिताबद्ध करने की जरूरत है, क्या समान नागरिक संहिता वैकल्पिक होनी चाहिए, जैसे सवाल शामिल हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि जानबूझकर मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि समाज में दूसरे समुदायों के लिए भी अलग कानून है। नागा कचहरी का फैसला न सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है और न उसके खिलाफ कोई लेजिस्लेशन पार्लियामेंट कर सकती है। ये फैसला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। दूसरी तरफ मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक, वसीयत और महिलाओं से जुड़े दूसरे अधिकारों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट जैसा मजबूत कानून चाहती है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड को भी मंजूर नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के तलाक और निकाह पर उसको बोलने का मैं समझती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है और ये हमारे शरई मामले हैं और इसको हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी शरीयत के आधार पर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे 3 तलाक के मामले पर लॉ कमीशन की पहल ने देश में नई बहस को जन्म दे दिया है। जाहिर है इस पर सियासत भी गरमाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क के लिए ठीक नहीं है, इसलिए कि इस मुल्क की खूबसूरती, उसकी ताकत, उसकी डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, अटक से लेके कटक तक सबके लिए एक विधान, एक निशान। इस देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चल सकते। जो भारत के संविधान को स्वीकार नहीं कर सकते थे पाकिस्तान चले गए। Plurality and the diversity, multiplicity are the real, the valuable culture of this great country. जो हमारा जो विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो इसकी अनुमति नहीं देती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या दूसरे माइनॉरिटीज़ के जो अधिकार हैं उन पर कोई सरकार प्रहार करे। 1985 में चर्चित शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद याचिकाकर्ता शाहबानो के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि पति उसे भरण पोषण देगा, लेकिन तब इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हस्तक्षेप माना गया था। विरोध इतना बड़ा कि तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में संसद में कानून पारित कर इस फैसले को हल्का कर दिया था। एक बार फिर 3 तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध में खड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि 3 तलाक पर पाबंदी लग पाएगी। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला, इस्लामिक स्कॉलर फहीम बेग साहब और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सह संस्थापक जकिया सोमान। जकिया सोमान, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। क्या आपको लगता है मुस्लिम समाज का एक ऐसा तबका है जिसकी एक तंग सोच इस तमाम तरह के कानूनों को रोकने की एक बड़ी वजह बन रही है, चाहे हम 3 तलाक की बात करें या फिर हम बात करें CCC की? बिल्कुल। अगर हम एक नज़र डालते हैं तो आज की तारीख में मुसलमान महिला क्या मांग रही है, वो अपने कुरानी अधिकार मांग रही है। वो कह रही है कि जब कुरान में 3 तलाक नहीं है तो फिर मेरी ज़िंदगी में 3 तलाक क्यों है। वो कह रही है
कि अल्लाह ने मेरे साथ भेदभाव नहीं किया है, औरत और मर्द दोनों को अल्लाह ने बराबर माना है, तो फिर ये मर्द कौन होते हैं मेरे साथ भेदभाव करने वाले? सो वो अपने कुरानी अधिकार मांग रही है, वो अपने संवैधानिक अधिकार मांग रही है, और वो गरिमा के साथ अपनी जिंदगी जीने का एक मौका चाह रही है। ज़किया सुमन, जैसा आप कह रही हैं, इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं हमारे साथ। ज़किया सुमन, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा एक कुरानी तलाक है और एक मनगढ़ंत तलाक है, अगर मैं सही से आपकी बात को रख पा रही हूँ। इसी पर मैं इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ है फ़हीम बेग साहब। फ़हीम बेग साहब, क्या वाकई में आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक कुरानी तलाक है जिसको हम पढ़ते आए हैं, आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर जो हैं उसे वो तमाम जगह पर प्रचारित करते आए हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक मनगढ़ंत तलाक है जिसे 3 तलाक का नाम दे दिया गया है? अफसोस इसी बात का है कि अब तक 3 तलाक जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में, और ख़ास तौर से उन लोगों के बीच में जिनकी प्रैक्टिस के लिए इसको बनाया गया था, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इस तरह की जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, ये उन्होंने जो बनाया था जनता तक नहीं पहुंच पाया। और आप बार बार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है या इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 3 तलाक आज की तारीख में व्यक्ति दे रहा है, वो खुद भी इसके बारे में नहीं जानता है। 3 तलाक का प्रोसीजर 3 तरह से है, और वो कैसा है, कौन कौन सा है, इसके लिए टीवी चैनल पर बैठकर या इस तरह से 2-4 बहस कर हम आवाम तक नहीं पहुंचा सकते। अभी बहुत अच्छी बात आई कि रिफॉर्म करने की बात, पर्सनल लॉ बोर्ड में रिफॉर्म करने की बात। मैं कहता हूं रिफॉर्म की जरूरत नहीं, इन्फॉर्म की जरूरत है। यानी पर्सनल लॉ के जो कानून हैं, जो उनकी क्लॉजेज हैं, वो जनता तक सही रूप में पहुंच जाएं, ये पर्सनल लॉ बोर्ड को या इन जैसी संस्थाओं को करना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सायरा बानो, जिनकी वजह से ये सारा विवाद सबके सामने आया है, वो अगर हमारी शरिया अदालत जो शहरों में, कस्बों में, गाँव में, मोहल्लों में होती हैं, अगर वहां पर जाकर अपनी गुहार लगाती, उनके पति ने उनके साथ जिस प्रकार से भी तलाक का मिसयूज किया है, तो मैं समझता हूं उनको इंसाफ वहीं मिल जाता। मगर अब जो जिस प्रकार से इतना बड़ा विवाद पूरे देश में, आज देश का सबसे गर्मा गर्म मुद्दा अगर कोई बन गया है तो वो 3 तलाक बन गया है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि सरकार ने अपने सारे काम छोड़कर, सरकार ने अपनी तमाम जिम्मेदारियां छोड़कर एक इस ऐसे मुद्दे को उठाया है जो किसी धर्म के निजी और धार्मिक मामले हैं, और उसमें हस्तक्षेप करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये गैर जरूरी है। जैसा आप कह रहे हैं कि ये हस्तक्षेप पूरी तरह से गैर जरूरी है। बेग साहब, मैं आऊंगी आपके पास। प्रेम शुक्ला जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जिस बात का जिक्र आपने किया है उसी पर उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये क्यों कहा जा रहा है प्रेम शुक्ला जी कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार इस मुद्दे को भुनाना चाहती है और इसको रंग देना चाह रही है यूनिवर्सल सिविल कोड का? बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाह रही। देखिए, इसमें जो 2 बातें हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय में पीड़ित महिलाएं गई, पीड़ित महिलाएं 3 तलाक के बारे में, तो उनको न्याय जो है शरिया अदालतों ने दे दी होती, तो मुझे लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक उनको लड़ाई लड़ने नहीं आना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस दी सरकार ने अपना पक्ष रखा, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट की नोटिस पर भी पक्ष ना रखे, क्या ये कहना चाहते हैं लोग? एक सवाल। दूसरा, लॉ कमीशन की जो बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने बारंबार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, आज नहीं, पिछले 2 दशकों में बारंबार ये कहा कि आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हमारे संविधान के मार्गदर्शक तत्वों में से शामिल है, उस पर आप काम करिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक प्रोसेस, विमर्श का प्रोसेस, लॉ कमीशन ने एक क्वेश्चनियर भेजा, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, 16 प्रश्न। उसमें सारे धर्म के, सिर्फ एक मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात नहीं है, सारे धर्मावलंबी जो हैं उनमें जो है जो कमियां, जो गलतियां हैं, उसके संदर्भ में क्वेश्चनियर भेजा गया है और सबसे राय मांगी गई है। अब राय मांगने को भी लोग कहेंगे कि आपने, सरकार ने सारा काम बंद कर दिया। सिर्फ लॉ कमीशन जो है अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सरकार की तरफ से दायर करना, ये क्या गलत है? या लॉ कमीशन यदि विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ करती है तो क्या ये गलत है? मुझे लगता है
कि सारे लोगों की संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा का सम्मान करते हुए इस विमर्श की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। जो तथ्य है वो समक्ष रखना चाहिए। यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ वही मुस्लिम महिलाओं के लिए सर्वोत्तम होगी तो विमर्श में वो भी बात सामने आएगी। इसमें किसी प्रकार का संकोच या आरोप प्रत्यारोप करके एक स्वस्थ विमर्श को बिगाड़ने का प्रयास ठीक नहीं है। प्रेम शुक्ला जी ये कहना चाह रहे हैं फहीम बेग साहब कि कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत आ रही है, और जहां तक यूनिवर्सल सिविल कोड की बात है और जहां तक मसला 3 तलाक का है, दोनों ही अलग मसले हैं, इन्हें गहराई से समझने की आवश्यकता है। लेकिन क्या यूनिवर्सल सिविल कोड कोई हल है? इसी पर फहीम बेग मैं आपसे जुड़ूंगी, लेकिन मैं आऊंगी आपके पास। सर एक ब्रेक के लिए मुझे रखना होगा और इस ब्रेक के बाद हम चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि वाकई में किस तरह की दिक्कतें 3 तलाक को लेकर महिलाओं को होती रही हैं, और अब क्या वक्त आ गया है कि धर्म से ऊपर संविधान को मानते हुए एक नए नियम को अपनाया जाए। एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं। तीन तलाक के मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक क्वेश्चनायर तैयार किया है जिसमें तमाम देश भर से राय मांगी जा रही है कि आप क्या सोचते हैं 3 तलाक के मसले को लेकर। वही 3 तलाक जिसको लेकर सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया और आपत्ति लगातार आ रही है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फहीम बेग साहब, अगर वाकई बहुत अच्छी होती स्थिति मुस्लिम समुदाय की तो सायरा बानो या फिर आफरीन जैसी महिलाएं कोर्ट तक नहीं जाती। वो भी ये उम्मीद कर रही हैं कि कानून में बदलाव होना चाहिए क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात आपको यहाँ ज़रूर जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। ये 3 तलाक या मुस्लिम कम्युनिटी से जो जुड़ा मुद्दा है, इस पर बहस हुई है, उससे ज़्यादा और मुद्दों पर भी बहस हुई है, जिसमें खाने पीने की चीज़ों से लेकर पहनने ओढ़ने की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये शादी का मुद्दा आया है। क्या ये आपको नहीं लगता कि पिछले 2.5 साल या पौने 3 साल के समय में पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को लेकर छोटे छोटे मुद्दे उठाकर उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उसका फुटेज सिविल कोड में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आते, उसमें पारसी भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं, उसमें सिख भी आएंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खास कम्युनिटी पर ही टारगेट किया जा रहा है? प्रीति जी, वो जो लोग हैं, नहीं मैं अभी बताना चाह रहा हूं, वो लोग तो सब शांत बैठे हैं। उनको लगता है कि पहले इन्हीं से जो है ये लड़ाई हो जाए, मगर ये जो जिस तरह का यूसीसी को लाने का प्रोग्राम बन रहा है, क्या इस देश में ये मुनासिब है? नहीं है। आप कानूनी कोई लेकर आते हैं, कोई क्लोज लेकर आते हैं। सर आप मुद्दे पर आइए जो मैंने आपसे सवाल किया। मैंने आपसे सवाल किया कि वाकई में अगर महिलाओं के अधिकारों का हनन हो नहीं रहा है तो उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? क्यों वो चाहती हैं कि वाकई में जो उनका पर्सनल लॉ बोर्ड है वो उनके हकों को नहीं दे पा रहा जो उन्हें मिलना चाहिए एक महिला होने के नाते? देखिए, मैं आपके सवाल का बहुत अच्छा जवाब आपको ये दे दूं। कानून बनता है लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो देश के नाम पर हो। मगर अगर उसका कोई मिसयूज कर रहा है, कोई इसका दुरुपयोग कर रहा है, तो उसका भी प्रावधान होता है सरकार में। जैसे कि एक सुरक्षा के लिए आपको एक लाइसेंस दिया जाता है, आपकी पिस्टल का, आपकी बंदूक का, मगर वो आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर कोई व्यक्ति उसी से किसी की हत्या कर देता है तो फिर वो कानून के दायरे में आ जाता है। आपको लगता है वाकई में इस पर सियासत हो रही है और वाकई में मुस्लिम संगठन को, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? जी ज़किया सुमन, मैं थोड़ी ज़मीनी हकीकत बताना चाहूँगी आपको। हमारे देश में 1947 से लेके अब तक मुस्लिम महिलाओं का एक तरीके से लीगल डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है, क्योंकि जैसे दूसरी कौमें हैं उनको जो कानूनन उनके पास जो प्रावधान है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया 1955 का, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया 1956 का, जैसे कि क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट हो गया 1887 का, जो कि अभी 2010 तक रिफॉर्म हुआ है। सिर्फ हमारी एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके ऊपर आज भी 1937 का एक्ट लागू है। ये एक्ट अंग्रेजों के बनाया हुआ एक्ट है, इसमें कभी भी रिफॉर्म नहीं हुआ है। और ये एक्ट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, जैसे कि तलाक का तरीका, आप बीच में ना बोले प्लीज, मुझे लेट मी फिनिश। गलत बात है। लेट मी फिनिश।
नहीं, आप So, ये गलत जैसे कि गलत जो बयानी कर रही इम्पोर्टेंट हैं। बातें हैं ये कि हमारा शादी की कानून उम्र अंग्रेज क्या कैसे होनी बना चाहिए, लेंगे? ये किस जो तरह की जानकारी तलाक आप का जो तरीका क्या वो होना समाज के चाहिए, सामने रख रही हैं? पॉलीगैमी पे पाबंदी होनी चाहिए, बच्चों आप की किस प्रकार सरपरस्ती की माँ जानकारी और दे बाप रही दोनों हैं? की होनी तो ये चाहिए, अंग्रेजों का बनाया प्रॉपर्टी हुआ में कानून है। स्त्रियों के आपकी क्या अधिकार जानकारी होंगे, ये सरासर सारी जो गलत है, इम्पोर्टेंट सरासर बातें हैं उस ये पे आपकी ये एक्ट जानकारी साइलेंट सरासर है। गलत है, आप लोगों इसके को चलते बहका रही हैं। हमारे ये समाज में बिल्कुल 3 गलत बात है। तलाक और पॉलीगामी और निकाह हलाला की घटनाएं हो रही हैं, और इसके चलते मुस्लिम महिलाओं के जो कुरानी हुकूक हैं उनका हनन हो रहा है, साथ ही साथ मुस्लिम महिलाओं के जो संवैधानिक अधिकार है उनका भी हनन हो रहा है। ये जो स्कॉलर बन के साहब यहाँ बैठे हैं और जो भी इदारे आपने जिनका जितने ये भी सपोर्ट डेटा कर ये रहे दिए हैं, हैं, ये इनमें से सरासर एक ने भी निराधार जरूरी है, नहीं समझा कि निराधार है, मुसलमान इनका औरतों कोई के साथ जो ज्यादती वास्तविकता और से जुल्म कोई हो रहा ताल्लुक है नहीं, उसको ये कहीं बिल्कुल एड्रेस जमीन पर करना नहीं है। इन्होंने आज तक ये जरूरी आपकी नहीं झूठी समझा। जानकारी है, इन्होंने जो इतनी आप बड़ी यहाँ बात पर कह आज दी दे कि रही शायरा हैं। कोर्ट क्यों गई, शायरा को शरिया अदालत जाना चाहिए था। इनको पता ही नहीं है कि शरिया अदालत सिर्फ पितृ सत्ता से भरी जगह है जहां किसी बिल्कुल। औरत की कोई सुनवाई का सवाल ही नहीं उठता, किसी गलत औरत का बात, वहां सरासर पहुंचने का झूठ, सवाल ही नहीं सरासर उठता। झूठ। और ये शरई यही अदालत तो यही काम मानसिकता कर जो रहे है, जो हैं समाज कि को जो एक बांटने में तरफा लगे हुए जुबानी हैं। तलाक हो आप रहा जैसी है महिलाओं की उसके ऊपर मानसिकता स्टैंप ऑफ जो अप्रूवल पहले से लगा ही रहे तैयार होके हैं। बैठी तो ये हैं बातों कि को इस्लाम ये में पॉलिटिक्स और खास तौर कर से रहे उसको हैं। मानने इन्हें वालों जेंडर में जस्टिस जिस से कोई प्रकार से मतलब आप नहीं है, इन्हें इस्लाम नए मजहब बेनज़ाब में जो आप अधिकार थे दिए गए हैं वो उससे ज़किया भी कोई सुमान जो मतलब पेश नहीं कर है। रही हैं और उन्हें ये गलत सिर्फ ठहरा रहे हैं, अपनी लेकिन इस ठेकेदारी बात का- से तो कम से कम अपनी आप इत्तेफाक ठेकेदारी को रखेंगे प्रिजर्व कि करने का, महिलाओं बरकरार के रखने का अधिकारों एक का तरीका है कहीं ना इनका। कहीं हनन हो रहा है, उनको वो हक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो अगर शोषण देखिए, हुआ है महिलाओं का हनन वो कहाँ नहीं 3 हो रहा। तलाक के मसले को लेकर हुआ है। प्रीति सर जी, हम प्रीति और जी, भी प्रीति जी, लगातार देखिए, चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे और आपसे जो आप ये बात उठा शोषण- रहे हैं इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, देखते रहिए IBN7। प्रेम शुक्ला जी, चर्चा में मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगी। इस बात को समझने में मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है कि 3 तलाक का मामला धार्मिक मामलों से हटकर संवैधानिक अधिकारों का मामला है जिसका हनन हो रहा है और जिसी को लेकर हलफनामा दिया है केंद्र सरकार ने। नहीं, दरअसल कुछ लोगों को जो है हर चीज पर जो है अनावश्यक मजहब को आड़े लाने की आदत है। देखिए, हिंदुओं में बहुविवाह की परंपरा थी, उसको जो है कोडिफिकेशन करके हिंदू जो है बहुविवाह की परंपरा को जो है प्रतिबंधित किया गया, हिंदू कोड बिल लाया गया। क्रिश्चियंस में ये इस तरह की बातें थी, 2005 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, 1887 का एक्ट था। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि कहीं जो है बड़े पैमाने पर वहाँ के पादरी समुदाय ने जो है सरकार पर अविश्वास व्यक्त किया हो। अभी जो है सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की लॉ कमीशन ने क्वेश्चनियर भेजा और आपने जो है देखा कि किस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई तर्कसम्मत उस पर कोई उनके पास जवाब नहीं है। अनावश्यक जो है सरकार की मंशा पर आशंका व्यक्त करने के अलावा, और जब संविधान जो है समता के सिद्धांत में लैंगिक समता जो है उसका भी जोर देता है, तो संवैधानिक व्यवस्था को संस्थापित करना सरकार का दायित्व है। उसके दायित्व को पूरा करने पर भी यदि कुछ लोग जो हैं मजहब की दुहाई देकर अत्याचार जारी रखना चाहते, भी ज़किया सुमन जी देखिए कितना ढंग से तर्क रख रही थी। अब शरिया एक्ट 1937 में ही बना है, लेकिन अब उस पर कोई तर्क नहीं है, तर्क शून्यता नहीं है, तो चिल्लाओ, चीखो, मजहब की आड़ में जो है वो अत्याचार जारी रखने का अधिकार मांगो। ये मुझे लगता है कि संविधान सम्मत नहीं है। कृपा करके जो है इस देश में लैंगिक समता को संस्थापित करने की प्रक्रिया को जो है आपके मुंह से ये अब बातें आपके मुंह से शोभा देती दे हैं। रही है ना, आप- आपके मुंह से शोभा दे रही है, क्योंकि आपका मुंह जो है बहुत शोभायमान है, मैं देख रहा हूँ। आपके मुंह से ये बातें आपका शोभा मुंह नहीं बहुत देती। अच्छा है, आपके मुंह शोभा दे रही ना। आप पहले आपके मुंह से बहुत शोभा देती है और ना। अहिंसा के बीच का आप तर्क दीजिए, हिंसा और अहिंसा के नहीं, बीच का तर्क फर्क दीजिए समझ कृपा करके। लीजिए। तो मैं तर्क ना हो समझता तो हूँ फिर शायद आप चिल्लाइए समझ मत कृपा पाए। करके। मुझे लगता हिंसा है कि और स्वस्थ अहिंसा के बीच मनोरोगियों का की तरह फर्क बहस समझ मत लीजिए कीजिए, और फिर मनोरोगियों की तरह समझिए। बहस मत कीजिए, और- जरा तर्क सम्मत और आप जो है सुनिए, कृपया आप सुनिए, तर्क आप- सम्मत बात किया जाए। और हर ना, हर बीच वो में आप- टोकिए देखिए, मत। ये आपका काम आपको है, इस इस्लामिक प्रकार स्कॉलर से- लिख देने इस से प्रकार स्कॉलर से नहीं हो जाएंगे। विचलित हो नहीं जाना टोकिए, ये मैं तो आपको आपकी- नहीं टोका, आप- मैं आपको बहुत नहीं, आपके- विचलित कौन हो रहा है? आपके- जकिया सोमन के बीच में आप विचलित नहीं। हुए, मेरे तर्क में आप विचलित हुए। विचलन तो आपका हो जाते दिखाई हैं दे रहा है बहुत महोदय। जल्दी। प्रेम शुक्ला जी, आप राष्ट्रीय तो आप पार्टी हो के रहे प्रवक्ता हैं। हैं। अरे जरा तो जरा आप- जरा आप देखिए, अच्छा, थोड़ा सा आप कुछ जो है संयम बरतें। आप गली की पार्टी थोड़ा के संयम प्रवक्ता में बरतें जानता आप। हूँ, लेकिन इस कृपा प्रकार से आप करके लांछन संयम लगा बरतें और देते हैं। सुने, धैर्य रखें। कौन लांछन लगा रहा है? क्या लांछन लगाया जा अब रहा है? देखिए, आप किन अभी शब्दों प्रीति का से प्रयोग पूछो कर रहे हैं। अब ये देखिए, दर्शाता देखिए, है मैंने कौन कि सा गलत आपकी शब्द बोला? नीयत और नीति किस दोनों गलत किस शब्द का तरीके प्रयोग से किया? एक शब्द प्रदूषित रेखांकित है। करिए,
नीयत आपकी खराब है, आपकी नीयत और नीयत नीति आपकी किस खराब है, प्रकार से मुस्लिम समुदाय की नीयत प्रदूषित है और आपकी एक खराब खास है। समुदाय को अब टारगेट आप करके बकवास आप बहस किस कर रहे प्रकार हैं। से तर्क शून्य, कोई ध्रुवीकरण समुदाय को टारगेट नहीं कर करके रहा। आप लोगों को लैंगिक बहका समता रहे हैं। संस्थापित करना संविधान का दायित्व है, बहकाना आपका काम बिल्कुल कर रहे हैं आप। 65 साल की सरकारें क्या बहकाना भांग खा के आपका सो रही काम है थी? और बहका रहे हैं आप। 65 साल की सरकारें हाँ, क्या सो रही भांग थी ना, खाकर क्योंकि आपसे सरकार आपसे चला डर रही थी? ये सबसे आपसे समझदार डरी सरकार पड़ी यही थी। अब आई है। यही कल जो है निश्चित तौर पर अब क्या डर रही थी भाई? हमसे क्या डरना? क्या हम हाथ में निश्चित तोप गोले तौर लेके पर। बैठे हैं क्या? अरे आप अरे शाहबानों हमारे का पास एक ही तो अधिकार अधिकार है, शाहबानों मत का अधिकार। संविधान की प्रतियां किसने जलाई थी? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने शाहबानो को न्याय देने के और बाद सायरा संविधान बानो की प्रतियां ये जलाई थी कि नहीं? स्पॉन्सर्ड संविधान की एपिसोड प्रतियां जलाई थी कि है नहीं? जो आप जैसी लीजिए, एक सबूत दे संस्थाएं, आप दीजिए। जैसी पार्टियां कुरान चलाती की हैं कसम एक सबूत दे दीजिए। और हमारी कुरान की कसम बहनों एक को जिस सबूत दे प्रकार दीजिए। से आप सायरा बहकाने बानो का के बारे में भड़काने झूठ का क्यों बोल काम रहे कर हैं रहे हैं प्रेम आप? ये शुक्ला झूठ जी, मत बोलिए तो ये यार। आपकी कोई पार्टी का भड़का पुराना नहीं रहा काम है। है। एक कोई समुदाय को भड़का नहीं भड़काना, रहा। ये दूसरे का आपका फायदा धंधा है। उठाना, ये आपकी पार्टी का अरे कोई पुराना बहस काम नहीं, है। प्रीति और इनसे आप तो बहस उससे करके भी बड़े लाभ नहीं है। महारथी हैं ये शिवसेना समय में खराब फहीम रहकर। बेग साहब, आप लोग उत्तर भारतीयों के फहीम साथ बेग जो साहब, इस नंगा बात का नाच उत्तर और दीजिए। महाराज फहीम थे, बेग वो साहब, सब दर्शा आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए, चलिए 65 सालों से जो नियम कायदा चला आ रहा था वो चला आ रहा था, उसमें अगर किसी तरह की खामी नजर आ रही है, अगर उसमें परिवर्तन की गुंजाइश है, तो उस परिवर्तन को क्यों नहीं हमें खुले दिल से अपनाना चाहिए? देखिए प्रीति जी, मैं आपको एक साफ बात बता दूं। 1400 साल पहले से कुरान में ना कोई बदलाव आया है और इंशाअल्लाह रहमान रहती दुनिया तक न आएगा। अब सरकारें आए या जाएं, वो एक अलग कुरान मामला है। में ना स्काइप का कुछ जिक्र है, बिंदुओं को ना लेकर, जीमेल का जिक्र है, ना व्हाट्सएप का कुछ जिक्र बिंदुओं को है, लेकर। ना ट्विटर का जिक्र है, लेकिन उसके जरिए भी तलाक मैं हो वही रहे तो हैं। बताना चाह रहा इस हूं, बात इसको को भी तो समझा दिमाग नहीं में गया रखने की है। जरूरत है। प्रीति जी, मैंने आपको अपनी बातें पहले कहा था कि कानून का उल्लंघन करना, कानून का बनाना दोनों में अलग मामला है। कानून जिस प्रकार से बनाया गया, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो देश का हो, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो वो मुजरिम है। 3 तलाक का कोई मिसयूज कर रहा है या जिसको मालूम ही नहीं, मैं आपको फिर बता देता हूं, जो 3 तलाक का प्रैक्टिस कर रहा है कॉमन मैन, उसको खुद नहीं मालूम कि 3 तलाक कैसे दी जाती है। ये आप मान रहे हैं ना, प्रैक्टिस हो रहा है, ये आप मान रहे हैं ना, इस बात को आप एडमिट कर रहे हैं ना फहीम साहब, आप इस बात को एडमिट कर रहे हैं ना कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। अरे फिर आप सर, लोग ये कुछ यही लोगों तो की वजह अफसोस से की ही बात तो इस है पूरे कि आप कानून लोग को जो बात लेकर समझने सवाल की उठ होती है रहे वो हैं। समझते नहीं। दूसरी बातों पर जकिया सुमान साहब, अगर कुछ लोगों की वजह तो से आप किसी इसका मतलब कानून जो का लोग बलात्कार दुरुपयोग कर किया रहे जा हैं, रहा है, जो तो लोग क्या बलात्कार उसमें कर रहे परिवर्तन हैं, की उम्मीद नहीं की सुनिए, जानी चाहिए? जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, चंद लोग ही तो बलात्कार कर रहे हैं। एक साहब, प्रीति जी मेरी एक बात का जवाब दीजिए। चंद लोग बलात्कार कर रहे हैं महिलाओं का, तो क्या सारा पुरुष समाज सर सख्त बलात्कार कानून कर रहा आया है? ना, सख्त कानून आया ना, प्रीति, और अगर मैं नहीं प्रीति आता, जी, जब तक नहीं आया था तो उसका विरोध हुआ ना। फिर भी सर बलात्कार हो रहा है। परिवर्तन को क्यों नहीं फिर भी अपनाना चाहिए? बलात्कार हो रहा है। जकिया सुमान साहब, इसका क्या मतलब है कि सारे पुरुष बलात्कारी हैं? सर ये हम नहीं कह रहे हैं कि अगर इस तरह के कानून आ जाएंगे तो कुछ नहीं ट्रिपल होगा। तलाक कुरान में नहीं है। ट्रिपल तलाक इज नॉट कुरानिक। फिर भी ये लोग लड़ रहे हैं ट्रिपल तलाक को बरकरार रखने के लिए। तो कुरान के खिलाफ कौन जा रहा है ये आप खुद ही देख लो। कुरान में 3 तलाक का कोई जिक्र नहीं है। कुरान के मुताबिक बहुत ही निराधार हैं। सिर्फ 2 तलाकें होती हैं और ये भी 90 डेज की अवधि होती है। 90 डेज में पति और पत्नी के बीच में संवाद होना चाहिए, रेकंसिलिएशन की कोशिश होनी चाहिए, दोनों पक्षों की तरफ से मध्यस्थता होनी चाहिए। और अल्लाह ये भी कहता है कि तलाक जब भी हो, तलाक न्यायिक और समान हो। डिवोर्स हैज टू बी जस्ट एंड फेयर। और कुरान के मुताबिक शादी एक सामाजिक करार है और इस सामाजिक करार में पति और पत्नी दोनों को बराबर के हक हैं। दोनों को बराबर के हक हैं कि वो अपनी शर्तें रखें। पत्नी को मेहर का हक है। दोनों को हक दिया गया है कि वो चाहें तो वो डिवोर्स लें, लेकिन अल्लाह कहता है कि डिवोर्स जब भी हो न्यायिक हो। सो अब एक तरफा तलाक, जुबानी तलाक, इंस्टेंट तलाक, पत्नी की गैर मौजूदगी में दिया गया तलाक, कैसे न्यायिक तलाक कह सकते हैं इसको? सो मैं इन साहब से पूछना चाहती हूं, इन्होंने अभी कहा कि कुरान में बदलाव नहीं हो सकता। कुरान में बदलाव तो ये कर रहे हैं क्योंकि 3 तलाक कुरान में नहीं है, फिर भी इन्होंने 3 तलाक को समाज में लागू कर रखा है और 3 तलाक को बरकरार करने के लिए ये लड़ रहे हैं। तो कुरान के खिलाफ ये साहब और इनके जो लोग हैं वो जा रहे हैं। हम औरतें हैं, हम चाहती हैं कि कुरान के रोशनी में हमें न्याय मिले, संविधान की रोशनी में हमें न्याय मिले।
कुरान में वही बातें लिखी है जो बातें देश के संविधान में लिखी है कि जेंडर जस्टिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम, इट इज ऑल्सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई टकराव, कोई विरोधाभास है ही नहीं। हमारे जो धार्मिक अधिकार हैं उसका हनन इन धार्मिक गुटों ने किया है। ज़किया सोमान, मैं आपको रोकूंगी। बेग साहब जिस बात को भी ज़किया सोमान उठा रही है, जिसको आप भी कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं कि इस 3 तलाक के कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या इस दुरुपयोग को रोकने के लिए आपने कोई कदम उठाया? और वो जो भी कदम उठाएंगे तो फिर परिवर्तन ही तो होगा, उसे और क्या नाम लेंगे आप? धर्म के नाम पे ये पॉलिटिक्स ना करें। ज़किया सोमान, मैं चाहूंगी कि बेग साहब ये आपके जो प्रश्न है उस पर जवाब ले लिए जाए। ज़किया सोमान, मैं आपको रोकूंगी। ज़किया सोमान, ज़किया सोमान, और ये बातें अब आगे नहीं ज़किया सोमान। बेग साहब बोलने की लगता है। बेग साहब जल्दी से अपना जवाब लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। जी देखिए मैं बिल्कुल इस बात का एतराफ करता हूं कि 3 तलाक को लेकर मिसकंसेप्शंस हैं और लोगों में जानकारी का अभाव है। सर, मिसकंसेप्शंस की बात मत कीजिए, उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसको लेकर आप क्या करेंगे ये बताइए। दुरुपयोग सुन तो लीजिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए, इन जैसी संस्थाओं को चाहिए कि इस तरह के मुद्दों को जनता के बीच में रखना चाहिए, जो लोग इसको प्रैक्टिस, जिनके लिए प्रैक्टिस में आना चाहिए। तो और हमारी जितनी शरई अदालत हैं उसके लिए कोई नियम बनाएंगे और लोगों तक, हाँ बन रहा है ना, बन चुका है। फिर देखिए फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि कानून में परिवर्तन नहीं हुआ है? अभी तक शरिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि जब अपने तरीके से आप परिवर्तन करेंगे तो उस परिवर्तन को आप बहुत ही खुले दिल से अपनाने को तैयार हैं। उस नियम कायदे में कुछ तो आप ऐसे थोड़ी है, ये तो मैडम, अरे मैडम ये तो उसका परिवर्तन थोड़ी प्रचार है। बात को ऐसे कह लें या सीधे कह लें, मसला तो सीधे तौर पर यही है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ है और वो कई वर्ष से हो रहा है। आप इस बात को भले ही मत मानिए, कई तरह के ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें महिलाओं के अधिकारों का शोषण तो खैर छोड़िए, अधिकारों की बात तक नहीं की जाती है। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। आखिर इस तमाम घटनाक्रम के बीच यूनिवर्सल सिविल कोड को लेकर एक डर खास तौर पर मुस्लिम संगठनों या फिर मुस्लिम समुदाय में क्यों है, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आई दिन से। 3 तलाक एक ऐसा मसला जिसे कुरान के हिसाब से नहीं बल्कि अपने मन के हिसाब से मुस्लिम संगठन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना लिया है, और नतीजा ये कि महिलाएं कोर्ट तक जा रही हैं, जिसको लेकर खास तौर पर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। बेग साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे ये कि अगर ऐसा लग रहा है कि शरिया अदालतों में महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है या उनके पक्ष को नहीं सुना जा रहा, वो अगर कोर्ट चली भी जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं फिर वही कहूँगा कि महिलाएं जिस प्रकार से तलाक का जो सिलसिला है वो दोनों तरफ से बराबर का है, इसमें किसी भी तरह से किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई विदेश से हमारा कानून आता है तो हम उसे बड़े गले से लगाते हैं। लिविंग रिलेशनशिप क्या है, इसमें सबसे ज्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। अगर किसी भी मर्द औरत का रिश्ता बन जाना और अपने आप अगर इस पर कोई गाइडलाइन दी तो क्या आप इसे मानेंगे? आप इसका सीधा जवाब दीजिए। बुनियादी बेग साहब, आप हमेशा कभी दूसरा मसला, कभी ये मसला, आप जो मसला असल में उस पर तवज्जो ही नहीं देना चाहते हैं। क्या है जिसमें मरने के बाद भी, सुनिए, लिविंग रिलेशनशिप क्या है जिसमें मरने के बाद पति के उसके जो पार्टनर के मरने के बाद औरत का क्या है? कुछ नहीं है। सर, उन मसलों पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। बेग साहब, मुझे लग रहा है कि आप इन प्रश्न का उत्तर देना ही नहीं चाहते हैं। वहां तो ये आप इन प्रश्नों का उत्तर देना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप इस तरह से दूसरे मसलों को इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। ज़किया सोमान, अगर ऐसा लग रहा है कुछ महिलाओं को कि शरिया अदालतों में उनको नहीं सुना जा रहा है, वो कोर्ट का रुख कर ले रही है, ऐसे में समस्या कहां पर आ रही है? पहली बात तो ये माइंडसेट का जो सवाल है, माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा, जब तक जो अपने आप को मजहब के रहनुमा दिखा रहे हैं वो अगर अपनी पुरुष प्रधान सोच नहीं बदलेंगे, तब तक समाज में माइंडसेट के बदलाव में भी उतना ही वक्त लगेगा। अब रही बात ये है कि महिलाएं न्याय मांग रही है और कोर्ट से उन्हें न्याय मिलने के एक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। और मैं ये भी कहूंगी कि आज देश का आम मुसलमान जो पुरुष है
वो भी महिलाओं के साथ खड़ा है, क्योंकि हर महिला किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। तो ये नहीं है कि महिला अकेले सफर कर रही है, महिला के साथ साथ पूरा परिवार सफर कर रहा है। और जो देश के मुसलमान नागरिक हैं वो अन्य सभी नागरिकों की तरह वो भी एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, सर उठा के गरिमा के साथ जीना चाहते हैं। और वे अच्छी तरह से समझते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड और इस तरह के जो इदारे हैं उनके पास ना कोई कॉम्पिटेंस है, ना कोई कमिटमेंट है मुसलमानों के मसलों को रिप्रेजेंट करने का। प्रेम शुक्ला तो जी, मेरा ये मानना है कि जो देश का जो आम मुसलमान है वो पर्सनल लॉ बोर्ड की जो पूरी गेम है वो समझ गया है और वो उनको अपना रहनुमा आज की तारीख में मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत मुखर होकर आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, जकिया जी मुझे रोकना होगा, समय की कमी है। प्रेम शुक्ला जी जरा ये बताइए, यूनिवर्सल सिविल कोड को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ खास लोग क्यों डरे हुए हैं, और वाकई में क्या अगर यूनिवर्सल सिविल कोड लागू कर दिया जाता है क्या ये कर पाना इतना आसान होगा, क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है? वैविध्य तो निश्चित तौर पर है और वैविधता को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन न्याय जो है वो सुनिश्चित करना भी हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और क्या भी आप इस बहस में देखिए, आप फहीम भाई ने एक बार भी जो है कोई तर्क संगत बात नहीं की, उल्टा जो है राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर अभी जकिया बहन को प्रदूषित कह दिया इन्होंने। तो जब आलिम की ये स्थिति है कि किसी महिला को चैनल पर बैठकर प्रदूषित जैसे शब्द का प्रयोग कर दिया, अपमानजनक शब्द है, लेकिन उस पर जो है और फिर आलिम और जाहिल में जब अंतर ही नहीं रहेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? तो दरअसल जो है एक इल्म वाली कौम का नेतृत्व कुछ आलिम कहलाने वाले लेकिन जहालत पर आमादा लोगों के हाथ में आ गया है, उसका दुष्परिणाम जो है पूरा समाज भोग रहा है, बहनें भोग रही हैं, माताएं भोग रही हैं, और हर परिवार उसको पीड़ित परिवारों को जो न्याय दिलाना आपने बिल्कुल सही बात कही। भाजपा जैसी पार्टी आप जैसे लोगों के हाथ में आ गई है। सुन लीजिए, देखिए सही बात है, आप जैसे बहुत जरूरी बात है। सुन लीजिए इस बात को। जिस मसले को आप उठा रहे हैं उसी को रखने की कोशिश की है। आप सुन लीजिए, भाजपा भी आज जो है आप जैसे हिंसक पसंद लोगों के पास आ गई है। बेग साहब कह लिया आपने। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से अपना लास्ट कमेंट। यूसीसी को क्या अपनाना इतना आसान होगा? तमाम तबकों के लिए हमारे पास नागा भी है, ट्राइबल्स भी है, जिनके अपने नियम कानून है। प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को पूरा किया जाना आवश्यक है। जिस देश में रावण और राम को एक साथ पूजा जाता होगा वहाँ पर इतना आसान नहीं है। प्रीति जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। ये बिल्कुल सही बात है कि यूनिवर्सल सिविल कोड को लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं, इस पर एक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन जहां तक 3 तलाक का मसला है, इसको लेकर अगर कोर्ट तक महिलाएं जा रही हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि उनके अधिकारों को उस तरह से खुले दिल से नहीं दिया जा रहा जो उन्हें मिलना चाहिए। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, देखते रहिए IBN 7।